ओके जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैमिली 3.2. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 8 एंड 3.2 इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द फैमिली डाइवर्सिटी. ठीक है, फैमिली डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर को अच्छे से समझें. ठीक है, या फिर कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों पर बेस करता है हमें पता होना चाहिए, और कौन लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास जो आइडिया आता है वो आता है हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली का. इसके अलावा ये न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के स्ट्रक्चर्स को हम एक कन्वेंशनल फैमिली का आइडिया प्रेजेंट करते हैं. ठीक है जी, और ये कॉन्सेप्ट बनता है मैरिज के थ्रू रादर देन कोहैबिटेशन. ठीक है, अच्छा, अब इस आइडिया को जो सपोर्ट करते हैं हमारे पास इस आइडिया को फंक्शनलिज्म सपोर्ट करता है और हमारे पास न्यू राइट सपोर्ट करते हैं. ये एक नया वर्ड होगा आपके लिए अभी. राइट विंग का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? राइट विंग हमारे पास कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि कंजर्वेटिव्स होते हैं. इन दोनों लोगों को हम एक तरह से कंजर्वेटिव्स कहते थे. न्यू राइट का मतलब क्या होता है कि आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी हमारे पास कौन लोग एग्जिस्ट करते हैं? हमारे पास कंजर्वेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा, हमारे पास फंक्शनलिज्म के हवाले से जो इस न्यूक्लियर फैमिली के आइडिया को सपोर्ट करते हैं हमारे पास जॉर्ज पीटर मर्डॉक आते हैं. ठीक है, और मर्डॉक ने एक्चुअल में क्या किया था, इन्होंने 250 ह्यूमन सोसाइटीज़ का सर्वे किया था. 250 ह्यूमन सोसाइटीज़ सर्वे, ये बात हम अभी तक से पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, और 250 ह्यूमन सोसाइटीज़ के सर्वे के बाद इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग. न्यूक्लियर फैमिली is a dominant family setting ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग. किस बेसिस के ऊपर? एक तरीका है एज अ सोल प्रिवेलिंग फॉर्म के न्यूक्लियर फैमिली इटसेल्फ मौजूद हो, या other family structures are also compounded from nuclear family. Other family structures are also compounded from nuclear family. ठीक है, तो ये वाली बात हमें एक समझ में आती है कि एक तरफ हमारे पास जो हमने फंक्शनलिज्म पढ़ा हुआ है वो फंक्शनलिज्म भी इसी आइडिया को प्रेजेंट करता है. ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास फंक्शनलिज्म में हमने इससे पहले अलावा और क्या पढ़ा है? हमने पार्सन्स एंड गोड की फंक्शनल फिट मॉडल फिट थीसिस भी पढ़ा हुआ है. सही है, और इस फिट थीसिस के मुताबिक आपके पास सोसाइटी में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सही है, न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली was a dominant family setting. तो हमारे पास ये एक दूसरा आर्गुमेंट क्रिएट होता है. ठीक है जी, ये हमारे पास हमें समझ में आता है. ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम.
अब हम इस चीज को अगर थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक और थ्योरिस्ट आते हैं, ठीक है, इनका नाम है यंग एंड विल्मो। ये भी एक फंक्शनलिस्ट है, ठीक है। इन्होंने भी कहा था एक बात, क्या चीज, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन nuclear family emerged as a dominant family setting. Emerged as dominant family setting. Family setting. इनकी जो एक्चुअल थॉट है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने इस न्यूक्लियर फैमिली के साथ सिमेट्रिकल फैमिली का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। एक ऐसी सिमेट्रिकल फैमिली जिसमें मेल और फीमेल दोनों सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, सिमिलर जेंडर रोल्स। इस आइडिया के साथ इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट किया था। तो मेरा बेटा, ये तो मैंने आपके सामने एक कोर क्या रख दिया, एक कन्वेंशनल फैमिली का मैकेनिज्म आपके सामने रख दिया कि भाई एक कन्वेंशनल फैमिली किस तरह से ऑपरेट करती है और क्या होती है। देखिए जी, ये तो हमारे सामने एक डेवलप हो गया कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब देखो, इस कन्वेंशनल क्या कहते हैं फैमिली स्ट्रक्चर को अपोज करने के लिए जो जिस आइडिया को हम लेकर चलेंगे, ठीक है, जिस डिबेट को हम आगे डेवलप करेंगे, उसको हम कहते हैं फैमिली डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि एक होता है कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर, सही है। इस कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में हम जिस चीज़ की बात करते हैं वो होता है आपकी फैमिली डाइवर्सिटी, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक तरफ कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास चल रहा है एक और आइडिया जिसको हम कहते हैं फैमिली डाइवर्सिटी, ठीक है। अब फैमिली डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि देयर आर मल्टीपल types of family structure ठीक है जी, ड्यू टू इंडिविजुअलिज्म, यानी कि इंसान की अपनी मर्जी की बेसिस पे, एंड ग्लोबलाइजेशन, कि एक सोसाइटी का इम्पैक्ट दूसरी सोसाइटी पे होने लगे। दुनिया के एक हिस्से ने LGBTQ का सिविल पार्टनरशिप को अलाउ किया तो दुनिया के दूसरे हिस्से ने भी उसको अलाउ कर दिया। इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ? मल्टीपल टाइप्स ऑफ फैमिलीज, सही है, मल्टीपल form of marriages, lifestyle, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म की मैरिजेस भी हैं और लाइफस्टाइल भी हैं, ठीक है। अब इस चीज़ से हो क्या रहा है, ये जो मैरिज बिकम अ लाइफस्टाइल चॉइस, इट इज़ नॉट अ कंसिडर्ड नेसेसरी, ठीक है। पहले क्या था, मैरिज वॉज कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी, दुनिया में आए क्यों, शादी करने के लिए, ठीक है। ये कन्वेंशनल अप्रोच थी, ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में क्या है, लाइफस्टाइल चॉइस कर ली तो कर ली, नहीं की तो कोई मर्जी बसने की बात नहीं है, ठीक है। फिर अब इस चीज़ से हो क्या रहा है, ठीक है, इस
राइज ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है मेरा बेटा, राइज इन डिवोर्स हो रही है, ठीक है। दुनिया में राइज इन कोहैबिटेशन हो रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन मैरिज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिक्लाइन इन मैरिज, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपके साथ, तो राइज एंड डिवोर्स से क्या होगा मेरा बेटा, आपके पास दुनिया के अंदर सिंगलहुड का लाइफस्टाइल बढ़ेगा, सिंगल पेरेंट फैमिली बढ़ेगी। एक सेकेंड, दुनिया में सिंगलहुड, जब डिवोर्स बढ़ेगी सिंगलहुड बढ़ेगा, कोहैबिटेशन बढ़ेगी, सिंगल पेरेंट फैमिली बढ़ेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली बढ़ेगी। जिसमें सिंगल पेयर पार्टनर या बोथ पार्टनर सेकेंडली मैरिड होते हैं, सही है। अब मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, तो बेटा कोहैबिटेशन बढ़ने से की बहुत बड़ी वजह जो है आपके पास कॉन्ट्रासेप्शंस का होना, इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ अबॉर्शन होना, ये तमाम चीज़ें राइज इन कोहैबिटेशन के साथ लिंक करती हैं, ठीक है जी। ठीक है, डिक्लाइन इन मैरिजेस की वजह क्या हो सकती है, बहुत सिंपल सी बात है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, वन और बोथ पार्टनर आर सेकेंडली मैरिड, सही है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास राइज एंड डिवोर्स के अंदर, ये वो चीज़ आ सकती है सीरियल मोनोगमी, एक पार्टनर मल्टीपल टाइम्स वो शादी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा डिक्लाइन इन मैरिज का लीगल कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा डार्कर साइड ऑफ मैरिज, जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना ना कर, शादी है ये बर्बादी, गाना सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, डार्कर साइड ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये मैकेनिज्म जनरेट हो रहे हैं डिक्लाइन इन मैरिज के हवाले से, ठीक है। अब हमारे पास इस आइडिया को, फैमिली डाइवर्सिटी के आइडिया को जो आइडिया सपोर्ट करता है, ठीक है, उस थ्योरी को हम कहते हैं मेरा बेटा पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म। यानी कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है दे सपोर्ट फैमिली डाइवर्सिटी, वो इस फैमिली डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब इस फैमिली डाइवर्सिटी को सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हाई डिवोर्स होगी, इसके अलावा डिक्लाइन इन मैरिज होगा, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, डिक्लाइन इन मैरिजेस के अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर, राइज इन कोहैबिटेशन होगा, राइज इन कोहैबिटेशन। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म की बात करता हूं तो हमारे पास इसमें थ्योरीज आती हैं, उनका नाम है स्टेसी, ठीक है। उनके मुताबिक एवरी फैमिली
is an alternative family. ठीक है, अब मेरा बेटा ये इस तरह से क्रिएट होता है। ये हमने फैमिली डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, कोर कॉन्सेप्ट को। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो बेटा हमारी एक्चुअल में इस पूरे यूनिट में जो डिबेट होगी वो डिबेट होगी पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म वर्सेस न्यू राइट एंड फंक्शनलिज्म। न्यू राइट एंड फंक्शनलिज्म कहेंगे कि सोसाइटी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग, और ये कहेंगे फैमिली डाइवर्सिटी इज अ डोमिनेंट फैमिली सेटिंग। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये एक्चुअल में मैंने आपको जो पूरी डिबेट हमारी जिंदगियों में अभी आने वाली है, इस पूरी डिबेट को मैंने आपके सामने जो है प्रेजेंट कर दिया कि ये पूरी डिबेट किस तरीके से फॉर्मुलेट होने वाली है और किस तरह से ये अब हम इस डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमारी कोर डिबेट का हिस्सा है। ठीक है, हमने कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर वर्सेस फैमिली डाइवर्सिटी की बात करनी है।